Transform your future with cutting-edge tech training, available in Hindi and English. It's time to get certified. quicktechie.com. हेलो और वेलकम बैक। आज के इस बेहतरीन ट्रेनिंग सेशन में हम एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से के बारे में बात करेंगे। एक ऐसा कॉन्सेप्ट। अगर आप NVIDIA AIN सर्टिफिकेशन एग्जाम पास करना चाहते हैं तो सीखिए हिंदी में फुल ट्रेनिंग और फुल एग्जाम। जो पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी को बदल रहा है। हेलो और वेलकम बैक। आज हम एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के उस कोर यूनिट को समझने जा रहे हैं जिसे एआई फैक्ट्री कहा जाता है। फर्स्ट प्रिंसिपल्स के नजरिए से सोचें तो एक आम फैक्ट्री क्या होती है? एक ऐसी जगह जहां कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल आता है, भारी मशीनें उस पर काम करती हैं और एक फाइनल प्रोडक्ट बनकर निकलता है। बस इसी लॉजिक को एआई की दुनिया में लगाइए। एक एआई फैक्ट्री में हमारा कच्चा माल कोई लोहा या प्लास्टिक नहीं है, बल्कि यह कच्चा माल है डेटा। ढेरों डेटा, टेराबाइट्स और पेटाबाइट्स डेटा, और भारी मशीनों की जगह यहाँ लगे होते हैं सुपरफास्ट कंप्यूटर्स, जिन्हें हम जीपीयू या ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स कहते हैं। जब ये पावरफुल जीपीयू इस विशाल डेटा को प्रोसेस करते हैं तो जो फाइनल प्रोडक्ट बाहर आता है वह कोई फिजिकल सामान नहीं होता, बल्कि वह होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी एक ऐसा मॉडल जो इंसानों की तरह सोच और समझ सकता है। पारंपरिक डेटा सेंटर और एआई फैक्ट्री में बहुत बड़ा अंतर है। पुराने डेटा सेंटर इसलिए बनाए जाते थे ताकि हम वेबसाइट्स और साधारण एप्लीकेशंस को चला सकें। वहां बहुत सारे अलग अलग काम एक साथ होते थे। लेकिन एआई फैक्ट्री पूरी तरह से सिर्फ एक ही काम के लिए बनी होती है, और वो है बड़े एआई मॉडल्स की ट्रेनिंग करना। यहाँ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग और स्टोरेज सब कुछ इस तरह से आपस में जुड़ा होता है कि वो एक सिंगल सुपर कंप्यूटर की तरह काम करें। एनवीडिया DGX सुपरपॉड इसका एक बेहतरीन उदाहरण है, जो दुनिया भर के एंटरप्राइजेज को अपनी खुद की एआई फैक्ट्री खड़ी करने की ताकत देता है। इस सेशन में हम इसी मशीनरी के हर एक पुर्जे को खोलकर देखेंगे कि आखिर यह इंटेलिजेंस बनती कैसे है और इसके पीछे का विजन क्या है। तो चलिए इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि यह। You must check quicktechie.com. These exclusive ebooks are packed with visualizations to help you clear the entire syllabus and master the fundamentals. पूरा सिस्टम कैसे काम करता है। यहाँ स्क्रीन पर आप एक फ्लोचार्ट देख सकते हैं जो एआई फैक्ट्री के बेसिक फ्लो को विजुअलाइज कर रहा है। सबसे ऊपर हमारे पास रॉ मटेरियल है, जो कि विशाल डेटा सेट्स हैं। यह डेटा सीधे हमारी एआई फैक्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जाता है। इस फैक्ट्री के 3 मुख्य पिलर्स हैं जिन पर यह टिकी है। पहला है कंप्यूट यानी जीपीयू क्लस्टर्स, दूसरा है नेटवर्किंग जो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, और तीसरा है स्टोरेज जहां यह सारा डेटा रखा जाता है। जब ये तीनों मिलकर एक साथ काम करते हैं तो आउटपुट के रूप में हमें एक ट्रेंड एआई मॉडल मिलता है। यह डायग्राम हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे एक पूरा इकोसिस्टम एक ही लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सिंक्रोनाइज्ड तरीके से काम कर रहा है। बिना बेहतरीन नेटवर्किंग या स्टोरेज के सबसे पावरफुल कंप्यूट भी बेकार हो जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि हमें इन स्पेशल एआई फैक्ट्रीज की जरूरत ही क्यों पड़ी। हमारे पास पहले से ही इतने बड़े बड़े सर्वर रूम्स थे, तो अलग से एआई फैक्ट्री क्यों? इसका जवाब छुपा है स्केल यानी आकार में। आज के समय में जनरेटिव एआई और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, जिन्हें हम LLM कहते हैं, इतने बड़े हो चुके हैं कि उनके अंदर अरबों या खरबों पैरामीटर्स होते हैं। आसान भाषा में समझें तो पैरामीटर्स एआई मॉडल के दिमाग के न्यूरॉन्स की तरह होते हैं। जितने ज्यादा पैरामीटर्स, एआई उतना ही ज्यादा स्मार्ट। लेकिन इतने भारी भरकम मॉडल को ट्रेन करने के लिए आप किसी एक कंप्यूटर या 10-20 सर्वर्स पर निर्भर नहीं रह सकते। यह काम एक सीपीयू के बस का है ही नहीं। इसके लिए हमें डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का सहारा लेना पड़ता है। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का मतलब है कि किसी एक बहुत बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना और हजारों जीपीयू से वो काम एक ही समय पर करवाना। जब हजारों जीपीयू एक साथ काम करते हैं तो उनके बीच तालमेल बिठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर एक भी जीपीयू धीमा पड़ा या डेटा पहुंचने में देरी हुई तो पूरा का पूरा सिस्टम धीमा हो जाता है। इसे टेल लेटेंसी कहते हैं। एआई फैक्ट्रीज का निर्माण ही इसलिए किया गया है ताकि इन हजारों जीपीयू के बीच का कम्युनिकेशन इतना फास्ट और स्मूथ हो कि कोई भी जीपीयू खाली या आइडल न बैठे। क्योंकि अगर जीपीयू खाली बैठा है तो इसका मतलब है कि करोड़ों रुपयों की मशीनरी अपना काम नहीं कर रही है और कंपनी को भारी नुकसान हो रहा है। इसलिए
एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जो इस महाविशाल काम को बिना किसी रुकावट के लगातार हफ्तों या महीनों तक चला सके। यही कारण है कि एआई फैक्ट्री आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत बन गई है। इस ग्राफ पर नजर डालिए। यह दिखाता है कि पिछले कुछ सालों में एआई मॉडल्स का साइज कितनी तेजी से बढ़ा है। एक्स एक्सिस पर हमने साल रखे हैं और वाई एक्सिस पर मॉडल्स के पैरामीटर्स को बिलियंस में दिखाया है। आप देख सकते हैं कि 2018 में जहां मॉडल्स बहुत छोटे हुआ करते थे, वहीं 2024 आते आते ये ट्रिलियन पैरामीटर्स को पार कर चुके हैं। यह ग्रोथ एक्सपोनेंशियल है। यह ग्राफ साफ साफ बताता है कि इस तरह के मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए हमें एक बिल्कुल नए स्तर के इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, जिसे हमें आई फैक्ट्री कहते हैं। अब हमें आई फैक्ट्री के सबसे मुख्य हिस्से की बात करेंगे और वह है कंप्यूट यानी कि प्रोसेसिंग पावर। किसी भी एआई फैक्ट्री का दिल उसके जीपीयू होते हैं, जैसे कि एनवीडिया के हॉपर या ब्लैकवेल आर्किटेक्चर वाले चिप्स। लेकिन यहाँ बात सिर्फ एक चिप की नहीं है। एआई फैक्ट्री में इन चिप्स को जोड़कर एक बहुत बड़ा सिस्टम बनाया जाता है, जिसे हम डीजीएक्स सिस्टम कहते हैं। उदाहरण के लिए एनवीडिया डीजीएक्स B200 या फिर नया GB200 NVL72। फर्स्ट प्रिंसिपल्स के हिसाब से सोचें तो जब हमें बहुत ज्यादा काम एक साथ करना होता है तो हमें कई सारे मजदूरों को एक साथ काम पर लगाना होता है। लेकिन अगर वो मजदूर आपस में बात ही न कर पाएं तो काम बिगड़ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह एक सिस्टम में कई जीपीयू लगे होते हैं और उन्हें आपस में बात करने के लिए एक बहुत ही फास्ट रास्ते की जरूरत होती है। इस रास्ते को एनवीलिंक कहा जाता है। एनवीलिंक कोई साधारण केबल या कनेक्शन नहीं है। यह जीपीयू से जीपीयू के बीच सीधे बात करने का एक हाईवे है, जहां डेटा टेराबाइट्स प्रति सेकंड की स्पीड से दौड़ता है। यह स्पीड साधारण PCI एक्सप्रेस कनेक्शन से कई गुना ज्यादा होती है। जब आप दर्जनों जीपीयू को एनवीलिंक के जरिए जोड़ देते हैं तो वो सब मिलकर एक विशालकाय सुपर जीपीयू की तरह काम करने लगते हैं। उनकी मेमोरी आपस में जुड़ जाती है, जिसे यूनिफाइड मेमोरी स्पेस कहते हैं। इसका फायदा यह होता है कि जब आप ट्रिलियन पैरामीटर वाले बहुत बड़े मॉडल को ट्रेन करते हैं तो मेमोरी की कमी की वजह से सिस्टम धीमा नहीं पड़ता। मॉडल का एक हिस्सा एक जीपीयू में और दूसरा हिस्सा दूसरे जीपीयू में रखा जा सकता है और वे आपस में बिना किसी देरी के डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं। यही वो कोर इंजन है जो एआई फैक्ट्री को इतनी बेतहाशा ताकत देता है और असंभव लगने वाले एआई टास्क्स को मुमकिन बनाता है। यहाँ डायग्राम में आप एक डीजीएक्स नोड का आर्किटेक्चर देख सकते हैं। अंदर कई सारे जीपीयू लगे हैं, जैसे जीपीयू 1, 2, 3 और 4। ये सभी जीपीयू सीधे तौर पर एनवी स्विच नाम के एक कंपोनेंट से जुड़े हैं और इनके बीच का जो कनेक्शन है वह एनवीलिंक है। एनवी स्विच यह सुनिश्चित करता है कि हर एक जीपीयू दूसरे जीपीयू से फुल स्पीड पर बात कर सके बिना किसी ब्लॉकेज के। यह सिस्टम सीपीयू के साथ भी जुड़ा होता है, लेकिन हैवी लिफ्टिंग जीपीयू और एनवीलिंक के इस नेटवर्क द्वारा ही की जाती है। कंप्यूट के बाद जो सबसे अहम हिस्सा आता है वो है नेटवर्किंग। इसे आप एआई फैक्ट्री का नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र मान सकते हैं। अगर आपके पास दुनिया के सबसे फास्ट जीपीयू हैं, लेकिन उनके बीच डेटा ले जाने वाला नेटवर्क धीमा है, तो वो फास्ट जीपीयू किसी काम के नहीं रहेंगे। एआई वर्कलोड्स में सर्वर्स के बीच बहुत ज्यादा डेटा का आदान प्रदान होता है, जिसे नेटवर्किंग की भाषा में ईस्ट वेस्ट ट्रैफिक कहते हैं। साधारण नेटवर्क जैसे कि हमारे घरों या पुराने ऑफिस में इस्तेमाल होने वाला इथरनेट, डेटा के कुछ पैकेट्स को ड्रॉप कर देता है या खो देता है। वीडियो स्ट्रीमिंग में एक दो पैकेट्स खो जाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एआई ट्रेनिंग में अगर थोड़ा सा भी डेटा ड्रॉप हुआ तो पूरी ट्रेनिंग रुक सकती है। इसलिए एआई फैक्ट्रीज को लॉसलेस नेटवर्किंग की आवश्यकता होती है। इसके लिए मुख्य रूप से दो तकनीकों का इस्तेमाल होता है, क्वांटम इन्फिनिबैंड या फिर स्पेक्ट्रमैक्स इथरनेट। ये दोनों ही नेटवर्क्स RDMA यानी रिमोट डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल से समझें तो आमतौर पर जब एक कंप्यूटर दूसरे को डेटा भेजता है तो डेटा पहले भेजने वाले के सीपीयू में जाता है, फिर नेटवर्क के रास्ते रिसीवर के सीपीयू में और फिर उसकी मेमोरी में। इस पूरी प्रक्रिया में बहुत समय बर्बाद होता है। RDMA इस बीच वाले बिचौलिए यानी सीपीयू को पूरी तरह से बाईपास कर देता है। डेटा सीधे एक सिस्टम की मेमोरी या जीपीयू से दूसरे सिस्टम के जीपीयू में चला जाता है। इससे लेटेंसी बेहद कम हो जाती है। इसके अलावा एक और कमाल की तकनीक होती है एडैप्टिव राउटिंग। जब नेटवर्क में बहुत सारा डेटा एक साथ बह रहा होता है तो ट्रैफिक जाम लग सकता है। एडैप्टिव राउटिंग एक स्मार्ट ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह काम करती है, जो डेटा पैकेट्स को उस रास्ते से भेजती है जहां सबसे कम जाम हो।
इससे नेटवर्क की क्षमता का 95% तक पूरी तरह से इस्तेमाल हो पाता है और एआई ट्रेनिंग की स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। इस फ्लोचार्ट में हमने ट्रेडिशनल नेटवर्क और आरडीएमए नेटवर्क के बीच का अंतर दिखाया है। ऊपर वाले हिस्से में देखिए, जीपीयू ए से डेटा सीपीयू ए में जाता है, फिर नेटवर्क कार्ड यानी एनआईसी से होता हुआ दूसरे नोड के सीपीयू बी तक पहुंचता है और फिर जीपीयू बी को मिलता है। यह बहुत लंबा और धीमा रास्ता है। वहीं नीचे वाले हिस्से में आरडीएमए को देखिए, डेटा जीपीयू एक्स से सीधे एनआईसी में जाता है और वहां से बिना सीपीयू को डिस्टर्ब किए सीधा दूसरे नोड के जीपीयू वाई में पहुंच जाता है। यह डायरेक्ट ट्रांसफर ही एआई फैक्ट्री की जान है। हमने कंप्यूट और नेटवर्किंग को समझ लिया। अब आते हैं तीसरे सबसे महत्वपूर्ण पिलर पर, जो है स्टोरेज यानी डेटा को रखने की जगह। एक एआई फैक्ट्री में स्टोरेज कोई आम हार्ड ड्राइव या साधारण क्लाउड स्टोरेज नहीं होता। एआई मॉडल्स, खासकर जनरेटिव एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए हमें पेटाबाइट्स और एक्साबाइट्स के आकार का डेटा चाहिए होता है। और मजे की बात यह है कि इस पूरे डेटा को ट्रेनिंग के दौरान एक बार नहीं, बल्कि कई कई बार पढ़ना पड़ता है। सोचिए, आपके पास दुनिया के सबसे तेज जीपीयू है और सबसे फास्ट नेटवर्क का है, लेकिन जहां से डेटा आ रहा है वो हार्ड ड्राइव बहुत धीमी है। नतीजा क्या होगा? जीपीयू डेटा का इंतजार करते रहेंगे और खाली बैठेंगे। टेक्निकल भाषा में इसे आईओ स्टारवेशन कहते हैं। यह एआई फैक्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इस समस्या को हल करने के लिए एआई फैक्ट्री में हाई स्पीड एनवीएमई स्टोरेज का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सिर्फ फास्ट ड्राइव होना ही काफी नहीं है। डेटा को जीपीयू तक पहुंचाने का रास्ता भी फास्ट होना चाहिए। यहीं पर एक शानदार तकनीक आती है जिसे जीपीयू डायरेक्ट स्टोरेज या जीडीएस कहते हैं। जैसे हमने पिछले स्लाइड में नेटवर्किंग के लिए आरडीएमए देखा था, जीडीएस स्टोरेज के लिए वही काम करता है। यह स्टोरेज डिवाइस से डेटा को सीधे जीपीयू की मेमोरी में पंप कर देता है। बीच में सिस्टम की मेमोरी या सीपीयू को बिल्कुल नहीं लाता। इससे डेटा ट्रांसफर की स्पीड 20 गीगाबाइट प्रति सेकंड या उससे भी ज्यादा हो सकती है। एक और खास बात यह है कि एआई फैक्ट्री के डिजाइन में स्टोरेज के लिए एक अलग नेटवर्क फैब्रिक बनाया जाता है, जिसे कंप्यूट फैब्रिक से अलग रखा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि स्टोरेज का ट्रैफिक और जीपीयू के बीच का ट्रैफिक आपस में ना टकराएं और दोनों अपना अपना काम पूरी स्पीड और एफिशिएंसी के साथ कर सकें। यहाँ डायग्राम में आप जीपीयू डायरेक्ट स्टोरेज की कार्यप्रणाली को देख सकते हैं। सबसे ऊपर हमारे पास हाई स्पीड एनवीएमई स्टोरेज एरे है। वहां से डेटा निकलता है और सीधे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यानी एनआईसी में जाता है। एनआईसी से यह डेटा सीपीयू और सिस्टम रैम को पूरी तरह बाईपास करते हुए सीधे जीपीयू मेमोरी में चला जाता है। सीपीयू का काम सिर्फ कंट्रोल पाथ को मैनेज करना रह जाता है। यह डायरेक्ट डेटा पाइपलाइन सुनिश्चित करती है कि हमारे जीपीयू कभी भी डेटा के लिए भूखे ना रहें। अब तक हमने जितना भी हार्डवेयर देखा, जीपीयू, स्विच, केबल्स, स्टोरेज, वह सब बिना सही सॉफ्टवेयर के सिर्फ लोहे और सिलिकॉन का एक डिब्बा है। एक एआई फैक्ट्री को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक बहुत ही एडवांस्ड सॉफ्टवेयर स्टैक की आवश्यकता होती है। यह सॉफ्टवेयर ही इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का असली दिमाग है। फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचें तो जैसे एक कंप्यूटर को चलाने के लिए विंडोज या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, वैसे ही इस पूरे सुपर कंप्यूटर क्लस्टर को चलाने के लिए भी एक मास्टर सॉफ्टवेयर चाहिए। एनवीडिया बेस कमांड मैनेजर यही काम करता है। यह पूरे क्लस्टर की प्रोविजनिंग करता है, यानी तय करता है कि कौन सा काम किस नोड पर चलेगा और सिस्टम की हेल्थ कैसी है। इसके ऊपर आता है एनवीडिया एआई एंटरप्राइज का लेयर। यह कोई एक सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि बहुत सी ऑप्टिमाइज्ड लाइब्रेरीज और टूल्स का एक खजाना है। इसमें कुडाक्स और एनसीसीएल जैसी लाइब्रेरीज होती हैं। एनसीसीएल यानी कलेक्टिव कम्युनिकेशन लाइब्रेरी। यह सुनिश्चित करती है कि सभी जीपीयू आपस में बात करते हुए मैथमेटिकल ऑपरेशंस को तेजी से कर सकें। और फिर आता है नेमो फ्रेमवर्क। नेमो, अगर कोई कंपनी अपना खुद का कस्टम लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाना चाहती है तो उसे स्क्रैच से कोडिंग करने की जरूरत नहीं है। नेमो फ्रेमवर्क उन्हें प्री-ट्रेन्ड मॉडल्स और टूल्स देता है जिससे वे अपने डेटा पर मॉडल को बहुत ही कम समय में और आसानी से ट्रेन कर सकते हैं। इस पूरे सॉफ्टवेयर स्टैक का डिजाइन ऐसा है कि यह हार्डवेयर की एक एक बूंद ताकत को निचोड़ लेता है, जिससे एआई डेवलपर्स को अपना काम करने में कोई तकनीकी अड़चन महसूस नहीं होती। यही सॉफ्टवेयर इस एआई फैक्ट्री को एक टन की सलूशन बनाता है। यह डायग्राम पूरे एआई सॉफ्टवेयर स्टैक को नीचे से ऊपर की तरफ दिखा रहा है। सबसे नीचे हमारा फाउंडेशन है, यानी हार्डवेयर। उसके ऊपर ओएस और ड्राइवर्स की लेयर है जिसमें कुडा और डोका शामिल हैं। तीसरी लेयर ऑर्केस्ट्रेशन की है।
जहां बेस कमांड मैनेजर और कुबेरनेट्स पूरे सिस्टम को मैनेज करते हैं। इसके ऊपर NCCL जैसी पावरफुल लाइब्रेरीज काम करती हैं। फिर नंबर आता है नेमो और पाइटॉर्च जैसे फ्रेमवर्क्स का, जिनका इस्तेमाल डेवलपर्स करते हैं। और सबसे ऊपर इस पूरी प्रक्रिया का परिणाम होता है हमारी AI एप्लीकेशन और LLM मॉडल्स। एक AI फैक्ट्री खड़ी कर लेना ही काफी नहीं है, उसे रोजमर्रा में बिना किसी डाउनटाइम के चलाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। जब आपके पास हजारों सर्वर्स और मीलों लंबी केबल्स हों, तो कोई ना कोई पुर्जा खराब होने का डर हमेशा बना रहता है। इसलिए इस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऑपरेशंस और मॉनिटरिंग के लिए हमें बहुत ही एडवांस्ड टूल्स की जरूरत होती है। यहाँ हम बात करेंगे टेलीमेट्री और डिजिटल ट्विन्स की। सबसे पहले बात करते हैं इन्फिनिबैंड नेटवर्क्स की। इन्हें मैनेज करने के लिए UFM साइबर AI यानी यूनिफाइड फैब्रिक मैनेजर का इस्तेमाल किया जाता है। यह टूल सिर्फ नेटवर्क को देखता ही नहीं है, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके यह पहले ही प्रेडिक्ट कर लेता है कि भविष्य में कौन सी केबल या स्विच खराब होने वाला है। इससे पहले कि सिस्टम बंद पड़े, आप उस पुर्जे को बदल सकते हैं। वहीं अगर आपकी फैक्ट्री स्पेक्ट्रम एक्स इथरनेट पर चल रही है, तो वहां नेटक्यू नाम का टूल काम आता है। नेटक्यू रियल टाइम टेलीमेट्री डेटा कलेक्ट करता है। इसमें एक बहुत ही खास फीचर होता है जिसे व्हाट जस्ट हैपेंड या WJH कहते हैं। अगर नेटवर्क में कोई डेटा पैकेट ड्रॉप हो जाता है, तो WJH तुरंत बता देता है कि वो पैकेट कहाँ, कब और क्यों ड्रॉप हुआ। इससे ट्रबल शूटिंग का समय हफ्तों से घटकर मिनटों में आ जाता है। अंत में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है डिजिटल ट्विन का। एनवीडिया एयर जैसे प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके आप अपनी पूरी AI फैक्ट्री का एक वर्चुअल क्लोन या डिजिटल जुड़वा बना सकते हैं। अगर आपको कोई नया सॉफ्टवेयर अपडेट करना है या नेटवर्क में कोई बदलाव करना है, तो आप सीधे असली फैक्ट्री में छेड़छाड़ नहीं करते। आप पहले उसे डिजिटल ट्विन में टेस्ट करते हैं। अगर वहां सब कुछ सही रहा, तभी उसे असली फैक्ट्री में अप्लाई किया जाता है। इससे नुकसान का खतरा लगभग खत्म हो जाता है। यहाँ मॉनिटरिंग और ऑपरेशंस का वर्कफ्लो दिखाया गया है। फिजिकल AI फैक्ट्री से लगातार स्ट्रीमिंग टेलीमेट्री डेटा निकलता है जो नेटक्यू या UFM जैसे मॉनिटरिंग टूल्स में जाता है। वहाँ AI एनालिसिस से चेक किया जाता है कि क्या कोई गड़बड़ी है। अगर हाँ, तो तुरंत अलर्ट जनरेट होता है और WJH के जरिए रूट कॉज यानी असली वजह का पता लगाया जाता है। अगर सब सही है, तो कंटिन्यूअस ऑप्टिमाइजेशन चलता रहता है। साथ ही डायग्राम में दिखाया गया है कि कैसे डिजिटल ट्विन का इस्तेमाल करके हम फिजिकल फैक्ट्री में सुरक्षित बदलाव कर सकते हैं। तो हमने कंप्यूट, नेटवर्किंग, स्टोरेज और सॉफ्टवेयर के पिलर्स को समझ लिया है। अब इस पूरी तस्वीर को एक साथ देखते हैं और भविष्य की ओर नजर डालते हैं। AI का विकास रुकने वाला नहीं है। आज हम ट्रिलियन पैरामीटर मॉडल्स की बात कर रहे हैं, कल ये मॉडल्स और भी विशाल हो जाएंगे। इस जरूरत को पूरा करने के लिए AI फैक्ट्रीज अब एक्सास्केल कंप्यूटिंग की तरफ बढ़ रही हैं। एक्सास्केल का मतलब है एक सेकंड में एक के पीछे 18 जीरो लगाकर उतनी कैलकुलेशंस करना। यह कल्पना से भी परे की स्पीड है। लेकिन जब इतनी ज्यादा पावर एक ही जगह पर केंद्रित होती है, तो बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होती है। पुराने हवा वाले पंखे अब इस गर्मी को शांत नहीं कर सकते। इसलिए भविष्य की सभी आधुनिक AI फैक्ट्रीज जैसे कि GB200 NVL 72 सिस्टम्स में लिक्विड कूलिंग का इस्तेमाल अनिवार्य हो गया है। लिक्विड कूलिंग न सिर्फ सिस्टम को ठंडा रखती है, बल्कि बिजली की भी भारी बचत करती है, जिससे डेटा सेंटर ज्यादा सस्टेनेबल और ग्रीन बनते हैं। अगर हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी ROI की बात करें, तो इन AI फैक्ट्रीज को लगाने में भले ही भारी खर्च आता हो, लेकिन इनसे होने वाला फायदा उससे कहीं ज्यादा है। चाहे वह हेल्थ केयर में नई दवाइयां खोजना हो या फाइनेंस में फ्रॉड रोकना हो, AI फैक्ट्रीज बिजनेसेस को वो ताकत दे रही हैं, जिससे वे जनरेटिव AI का असली फायदा उठा सकें। कंक्लूजन के तौर पर हम कह सकते हैं कि एक AI फैक्ट्री सिर्फ सर्वर्स और तारों का एक समूह नहीं है। यह इस नए AI युग का कोर ऑपरेटिंग यूनिट है। यह वह फैक्ट्री है जहां से भविष्य की इंटेलिजेंस बनकर निकलेगी और हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। मुझे उम्मीद है कि फर्स्ट प्रिंसिपल्स के जरिए आज आपको AI फैक्ट्री का यह पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इस ट्रेनिंग सेशन से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह हमारा आखिरी डायग्राम है जो AI फैक्ट्री के भविष्य की एक झलक दिखाता है। हम देख सकते हैं कि कैसे एक्सास्केल कंप्यूटिंग हमें ट्रिलियन पैरामीटर LLM तक ले जा रही है। दूसरी तरफ लिक्विड कूलिंग हमें एनर्जी एफिशिएंसी और सस्टेनेबिलिटी प्रदान कर रही है, और एडवांस्ड नेटवर्किंग की वजह से सीमलेस डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेनिंग संभव हो पा रही है।
ये तीनों फैक्टर्स मिलकर अंततः एक ही चीज की ओर इशारा करते हैं, बिजनेसेस के लिए मैसिव आरओआई और पूरी इंडस्ट्री का ट्रांसफॉर्मेशन। यही एआई फैक्ट्री का असली लक्ष्य है। In both Hindi, accelerate your tech career. Master new skills in Hindi or English. Visit quicktechie.com.